हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज इस वीडियो में स्पेशली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं उस पे स्पेशली बात करने वाले हैं कि पीरियड्स कैसे आते हैं, महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, जब पीरियड्स के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब पीरियड्स पूरे आ जाते हैं, इस एक महीना के अंदर में महिला के बॉडी में कौन कौन सा हार्मोन प्ले करता है, कौन कौन सा हार्मोन का क्या काम होता है, उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे कौन कौन सा फंक्शंस होता है, और फिर अंत में जाकर के ये पीरियड कैसे आते हैं। फिर इसमें हम ये भी कोरिलेट करेंगे कि अगर इन डेज के दौरान हम इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं और स्पर्म जाता है तो उस पर क्या होगा, क्या महिला वहाँ प्रेग्नेंट होगी या महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, या कौन सा डेज हमें थोड़ा सेफ होने वाले हैं, कौन सा डेज अनसेफ होने वाले हैं। इन सभी चीज़ के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही आसान भाषा में इसमें समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बीच में कहीं भी ऐड कर सकता हूँ जो कि आपको समझना ज़रूरी है। सो प्लीज़ डोंट स्किप, सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अच्छा अगर वीडियो लगेगा तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को, रिश्तेदारों को, जहाँ भी आपको अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनरली जो महिलाओं के शरीर का जो पीरियड का बात है, जो पीरियड्स उनमें आती हैं यानी कि मासिक जो आती हैं, वो आपको अप्रॉक्स 1 महीना का हम लेके चलते हैं, जो कि 28 दिन मिनिमम हम लेके चलते हैं या मानते भी हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसी भी हैं कि उनका पीरियड 32 दिन पे आ रहा हो, 34 दिन पे आ रहा हो या 35 दिन पे आ रहा हो। कुछ महिलाओं में है कि 25 दिन पे आ जाता है, कुछ का है कि 21 दिन पे आता है। तो अगर महिला के अंदर 21 डेज से लेकर 35 डेज के अंदर में पीरियड्स आ रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल पीरियड है उनका। कुछ महिलाओं में कम आ जाते हैं, कुछ महिलाओं में ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये हर महीना आ रहा है। अगर किसी महिला का 28 दिन पे आ रहा है और वो हर महीना 28 दिन पे ही उसका पीरियड आ जाता है, तो उसका हेल्थ अच्छा है, उसका पीरियड्स बहुत ही अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड, इसमें जो पॉइंट्स है कि कुछ महिला ऐसी होती हैं कि अगर उनका पीरियड मान लीजिए पहला बार 28 दिन पे आया, दूसरा बार उनका पीरियड 21 दिन पे आया, तीसरा बार फिर उनका पीरियड 32 दिन पे आया, तो अगर ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये रेशियो जो है अप एंड डाउन कर रहा है, तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो उन्हें डॉक्टर के पास एक बार कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, समझना चाहिए कि असल में क्या उनमें दिक्कत हो रही है, क्यों उनका पीरियड इरेगुलर हो रहा है। बॉडी के फिजिकल और जो उनका फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है उसकी वजह से पीरियड्स पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, जो कि आगे मैं इस पर थोड़ा सा इसमें बात करने वाला हूँ कि बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी पीरियड क्यों डिस्टर्ब होता है। सेकेंड, इसमें हम बात करते हैं कि जो, चलिए हम शुरू ऐसे करते हैं कि महिला के जो मान लीजिए आज मेंसेस जो थे वो हो गया, आज ब्लीडिंग हो गया, तो आज हम लेके चलते हैं डे 1। डे 1 के बाद महिला के शरीर में सबसे पहले जो होता है वो फॉलिकल्स होते हैं, जो कि वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बात आप समझिए कि मेल के अंदर जब प्यूबर्टी आता है तब उसके अंदर सेल्स का जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर कि जब वह फीमेल माँ के अपने गर्भ में होती है, यूटेरस में होती है, तभी उनके अंदर जो ओवम है वो ऑलरेडी बन के तैयार होके ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया में कोई भी महिला है, कोई भी औरत है, वो अपना ओवम यानी कि जो एग है, अंडा है, वो ऑलरेडी जन्म से लेके ही आई है। अपने माँ के जो अंडे हैं उनमें से ही वो डिवीज़न हुए हैं, उनके अंदर बने हैं और वो लेके ही आई हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि जब वह इंट्रा यूट्राइन थी, जब यूटेरस के अंदर थी, तो वहाँ पे सिर्फ एक बार ही उनका जो डिवीज़न है वो एक बार ही हुआ है, यानी कि प्राइमरी ही एक का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइमरी oocytes ही बने हैं। वो सेकेंडरी उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो नहीं हुआ है। वो होता है फिर ये महिला जब प्यूबर्टी में आती है, और एक जो सेकेंडरी जो मतलब लास्ट जो मैच्योरेशन होता है एक का, वो होता है जबकि एक और स्पर्म का जो मिक्स होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, तब होता है। तो जो महिला के अंदर ऑलरेडी अंडे जन्म से बने पड़े हैं, जो कि लाखों की संख्या में होते हैं, उसमें से कुछ अंडे, कुछ ओवम
ओवरी उनको सेलेक्ट करता है, नेचर उनको सेलेक्ट करती है और धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करती है। ये अंडे धीरे धीरे बाहर आते हैं, जिसमें से 10 से 20 के नंबर में हो सकते हैं, और इन अंडों के संख्या जो 10 से 20 है, इनमें धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। ये स्टार्टिंग में जो अंडे का साइज होता है वो 3 से 5 mm का होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है, जो कि ओवरी में, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, जो कि लाखों की संख्या में महिलाओं के ओवरी में प्रेजेंट होता है। तो वो अंडे धीरे धीरे, जिसमें से नेचर और ओवरी ने उसको सेलेक्ट किया 10 से 20, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीज होता है, यानी कि उनके अंदर ग्रोथ होता है, और इस जो ओवा है उसके बाहर एक सेल की परत जमना स्टार्ट हो जाता है, जो कि उसको नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, ओवा को जिंदा रखने के लिए उसको ज़रूरत होती है। धीरे धीरे फर्दर ये इंक्रीज होता है, और जैसे ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल पे जाता है, तो फिर वहाँ पे जो उनके बाहर जो ओवम से ध्यान से देखिए, ओवम के जो बाहर सेल हैं, उस पे जो सेल है वो मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उनका डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन फ्यूचर आगे जाकर के यही ओवा है जो कि आगे फर्टिलाइज होगा, या यही ओवा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे मजबूत रखने के लिए, इसे ताकतवर रखने के लिए सेल्स का जो थिकनेस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हर नरिशमेंट और न्यूट्रिशंस ओवा को मिलना स्टार्ट हो जाए। नंबर आता है जब प्राइमरी फॉलिकल फिर फर्दर डिवीज़न होने वाले होते हैं, तभी आगे, यानी कि हाइपोथैलेमस, जो हमारा मेन ब्रेन का जो फंक्शन कंट्रोल करके रखता है, जो कि मूड कंट्रोल करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, मतलब ओवरऑल जो हमारा बॉडी का पोजीशन, पोस्चर, हर चीज़ को मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। वहाँ से एक सिग्नल आना स्टार्ट होता है, और वहाँ से अपना एक, ऐसा समझिए कि नौकर को भेजना शुरू करता है, और वो जो उसका सर्वेंट और नौकर होता है वो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वहाँ से एक मैसेज आता है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के, जो कि दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही पास ही होते हैं। तो वहाँ से एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, और वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब रिलीज करने वाला आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन फिर महिलाओं के अंदर बनता है, एक होता है FSH और एक होता है LH। दोनों के बारे में हम बात करेंगे इसमें कि FSH का क्या काम है और LH का क्या काम है। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है FSH। FSH जैसे ही वहाँ से स्टिमुलेट होता है, वो सीधे आता है आपके ओवरी के ऊपर, और जो अंडे ये पूरे जो बन रहे हैं, अभी इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इनके साइज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स से जैसे सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, इन्हीं बीच के दौरान में वो FSH का काम होता है, और FSH फिर वहाँ से उनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो जैसे ये फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप हो जाते हैं, फिर इनके अंदर एक के बाहर से जोना प्लासूडा का लेयर बन जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। अब इन्हें ये लगता है कि बाहर से अब कोई भी स्पर्म आए तो ये अब हिट करेगा, तो जोना प्लासूडा को क्रॉस करके तब जाएगा ओवम में, ताकि वहाँ पॉलीस्पर्मिया नहीं हो, यानी कि ज़्यादा स्पर्म एक साथ अटैच नहीं हो। इस प्रिवेंशन को बचाने के लिए और स्पर्म के नरिशमेंट के लिए एक के ओवम के बाहर वहाँ पे जोना प्लासूडा का लाइनिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके साथ साथ ही इस जोना प्लासूडा के बाहर में एक ग्रैनुलोसा सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, थीका सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि और ओवम को और तगड़ा और मजबूत और नरिश बनाना स्टार्ट करते हैं। तो महिला के अंदर सेकेंडरी जो फॉलिकल्स डेवलप्ड हो रहा था, उनके अंदर ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, और ये ग्लैंड्स किसके वजह से होते हैं कि FSH की वजह से होते हैं। FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, वो इस पे रोल प्ले करता है, और वहाँ पे ग्लैंड से सिक्रीट करता है एंड्रोजन का, और ये जो एंड्रोजन है ये धीरे धीरे इनर सरफेस में जाना स्टार्ट करते हैं, जो कि थीका सेल्स होते हैं, और वो थीका सेल्स इस एंड्रोजन को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और फिर इसको ये फर्दर कन्वर्ट कर देता है, जो कि ईस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे बाहर से एंड्रोजन आया तो फिर थीका सेल को बर्दाश्त नहीं होता है, और फिर ये तोड़ करके उसको ईस्ट्रोजन बनाता है, और फिर यही ईस्ट्रोजन हमारे ओवरी को सपोर्ट करता है, और वहाँ से फिर निकलता है ओवम को, उसको और नरिशमेंट करने में काम आता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे वो ईस्ट्रोजन निकलता है और सीधे हमारे यूटेरस पे आता है। यानी कि महिलाओं के जब यूटेरस पे आता है तो असल जो ईस्ट्रोजन का मकसद होता है, असल जो काम होता है वो ये होता है कि उसके अंदर उसको प्रोलिफरेटिव बनाना यूटेरस को, यानी कि उसको रहने के लिए ओवम जो रिलीज होने वाला है कुछ दिनों में, मान लीजिए ओवम कुछ दिन में रिलीज होगा, फिर एक से फर्टिलाइज होगा, फिर जब फर्टिलाइजेशन अकॉर
होगा तो फिर वो वहाँ पे उसे रहने के लिए एक घर चाहिए, उसे शेल्टर चाहिए, उसे रहने के लिए कुछ नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो एस्ट्रोजन है वो यूटेरस के इंडोमेट्रियम यानी कि अंदर का जो लेयर है उसके ऊपर जाता है और ग्लैंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ग्लैंड्स वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होते हैं ताकि अब जो ओवम और स्पर्म मिल करके आएगा और फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा और फर्दर एम्ब्रियो और फीटस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। और इसमें एक बात और याद रखिए कि एस्ट्रोजन की वजह से ही इंडोमेट्रियम का जो प्रोलिफरेशन होता है वो बनना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे ये फीडबैक फीमेल के बॉडी में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हो जाता है, ब्लड में जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये जो एस्ट्रोजन है ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन हो गया है, अब तो एस्ट्रोजन बंद कर दे और फिर वहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH को भेजना शुरू कर। लेकिन ये बार बार अभी यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो रेशियो है वो बढ़ना स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी इंक्रीज होते होते एंटीरियर पिट्यूटरी परेशान हो जाता है और फिर वहाँ पे एस्ट्रोजन को एक हल्का सा सर्च मिलता है एस्ट्रोजन का, और जो LH का सर्च होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि एस्ट्रोजन भी हल्का सा इंक्रीज होता है। नॉर्मल जो बॉडी में फीमेल के बॉडी में जो एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा था उससे थोड़ा सा और इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन, लेकिन उसके 10 गुना LH का जो रेशियो है, LH का जो निकलने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो LH सीधे आता है फिर ओवरी के तरफ और जो प्राइमरी फॉलिकल है वो फर्दर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है इस दौरान। और ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, जो ओवम हैं, वो सेल के एक निचले सतह में आ जाते हैं और वहाँ पे एक फ्लूइड फिल कैविटी बन जाता है। तो वहाँ पे जैसे कैविटी और फ्लूइड भरता है तो वहाँ पे प्रेशर्स लगने स्टार्ट होते हैं और जैसे कि LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के रेगुलेट होकर के, जो कि हाइपोथैलेमस उसको रेगुलेट कर रहा था और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH को निकाल रहा था, वो सीधे आता है और ओवरी के ऊपर, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स बने हुए हैं इसके ऊपरी सतह पे एक जगह पे आकर के इतना तेज वहाँ पे काम करता है, एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वहाँ के जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए और एरिया वहाँ का नेक्रोसिस हो जाए। और जैसे एरिया नेक्रोसिस होगा तो वो एरिया वहाँ पे पतली होना स्टार्ट हो जाएगा और एक जो नेगेटिव प्रेशर्स जो सेल्स के अंदर, जो ओवम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर लगता है तो ये प्रेशर्स इतने तेज होते हैं कि वहाँ से रप्चर हो जाता है और फिर वहाँ से ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ओव्यूलेशन है ये आपको डे 14th पे होता है। आगे फर्दर हम बात करेंगे इसके बारे में कि 14th डे और 10th डे में कैसे ओव्यूलेशन हुआ और इससे हम कैसे पता कर सकते हैं। तो जैसे ही ओव्यूलेशन फीमेल के बॉडी से होता है, इसका जो मेन काम होता है वो होता है LH सर्च की वजह से। LH सर्च का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जैसे ही ये निकला फीमेल के जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ओवरी के ऊपर आया और फॉलिकल के ऊपर आया, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ा और वहाँ से ओव्यूलेशन हुआ और वो ओव्यूलेशन फिर यहाँ पे एस्ट्रोजन में थोड़ा सा पहले बताया था कि हल्का सा एस्ट्रोजन के इसमें लेवल इंक्रीज होता है। वो एस्ट्रोजन आपको जो फिम्ब्रिया है यानी कि ट्यूब है और ट्यूब के जो एंड पार्ट होता है फिम्ब्रिया और ओवा को ऐसे पकड़ने के लिए, यानी कि जो एग निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको अपने अंदर लेने के लिए वो एस्ट्रोजन वहाँ पे काम करता है। अब यहाँ तक पूरा एस्ट्रोजन का कहानी खत्म हो जाता है, यानी कि कहानी पूरा खत्म नहीं होता है लेकिन लेवल्स जो होते हैं एस्ट्रोजन के फीमेल के बॉडी में वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का सब अब खेल होता है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स था जहाँ से ओवा रिलीज हो रहा था वो जो बच गया जो पार्ट वो फर्दर जो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम जो होता है ये एक फैटी बन जाता है जहाँ पे येलोविश डिपोजिशन होने लगते हैं और यही येलोविश डिपोजिशन जो सैक्स जो बनते हैं जहाँ पे योग सैक होता है और ये फर्दर बाद में जा कर के तुरंत ही वहाँ पे वो बनाने लगते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन आता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है या डायरेक्ट ओवरी बनाता है। डायरेक्ट ओवरी कभी नहीं बनाता है। जो ओवम प्रीमोडियल फॉलिकल से डेवलप्ड हो करके आ रहे थे तो वही फॉलिकल्स आकर के यहाँ पे वो एक जो कॉर्पस लुटियम बनाए हैं वही से जाता है। इसमें आफ्टर ऑल मैं ये बताना यहाँ भूल गया आपको, जो स्टार्टिंग में 10 से 20 जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो आ रहे थे और अचानक जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा था, तो स्पेशली जो लेवल डिक्रीज होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बचता है। ये आप गलत धारणा मत रहिएगा
कि 4 से 5 जो फॉलिकल्स है वो बच रहे हैं, तो उसके वजह से तो बहुत ज़्यादा स्पर्म वहाँ चले जाएंगे, फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का नौबत आ सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस होने का नौबत आ सकता है। तो यहाँ पे स्पेशली 1 होता है कि जो एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो रहा था उस फॉलिकल के ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए, उसको जल्दी जल्दी तैयार करने के लिए नेचर ने बहुत अच्छा यहाँ पे ये बनाया है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन बॉडी में इंक्रीज होता है उसमें से जो सबसे तेज होता है, ऐसा समझिए कि यहाँ पे एक कंपटीशन लगा हुआ होता है, जो सबसे पहला निकल गया तो वो पूरा फाइनली तैयार हो जाता है। और जैसे जब एस्ट्रोजन का सर्च जब डिक्रीज होता है, एस्ट्रोजन का बॉडी में डिफिशियंसी होता है, तो ये जो एक तैयार हुआ फॉलिकल्स है, जो ओवम है, ये इसके अंदर इतना क्षमता हो जाता है कि अब ये बिना एस्ट्रोजन का भी सर्वाइव कर सकता है और बिना एस्ट्रोजन की वजह से भी ये अपना ग्रोथ आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जितने अभी जो 20 mm से कम का जो साइज के होते हैं, जो कि उतना अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनका नरिशमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जितने के जितने हैं एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से और LH के इंक्रीज होने की वजह से, जैसे LH इंक्रीज होता है और एस्ट्रोजन का डिफिशियंसी होना स्टार्ट होता है, तो ये जितने बचे हुए होते हैं 10 से 18 या 10 से 19 ये कह लीजिए, यानी कि एक छोड़ करके जितने भी फॉलिकल्स बचे हुए हैं ये सारे के सारे डेथ कर जाते हैं, यानी कि डीजनरेट हो जाते हैं और इसको फिर न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो सिर्फ एक फॉलिकल्स बचता है और एक फॉलिकल्स वही ओवम वहाँ से रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल से जैसे ओवा रिलीज हुआ तो वो फर्दर ओव्यूलेशन करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ओव्यूलेशन होता है तो फिर वहाँ पे कॉर्पस लुटियम जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कॉर्पस लुटियम होता है और कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन निकालता है और वो प्रोजेस्टेरोन सीधे फिर आता है यूटेरस के अंदर, यानी कि एंडोमेट्रियम का। एस्ट्रोजन ऑलरेडी पहले वहाँ पे एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेटिव यानी कि ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर चुका था, लेकिन ये जब प्रोजेस्टेरोन आता है बॉडी में तो ये उस एंडोमेट्रियम को बोलता है कि भाई जो आने वाला है वो बहुत खास मेहमान है, बहुत अच्छा आदमी है, उसके लिए थोड़ा सा और बढ़िया से डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस एंडोमेट्रियम को वो और थोड़ा सा जूसी बनाना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा और सिक्रिटी बनाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज कर देता है। जो पहले ब्लड सप्लाई थी वो पतले और स्ट्रेट जो वेसल्स थे, लेकिन ये उसको और टॉर्चुअस बना देता है ताकि वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो और इंक्रीज हो जाए। बॉडी और जो पूरा ऑल जो बॉडी का जो सिस्टम है और जो ब्रेन या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ये सब ये समझ कर रखते हैं कि नेक्स्ट महीना में जो ओवम आने वाला है वो फर्टिलाइजेशन ऑकर करेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फिर फीटस का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये सारे के सारे काम महीना के पूरे साल चलते हैं, हर महीने यही रेगुलेट होते रहते हैं और ऐसे ही बदलाव महिलाओं के जो शरीर में है स्पेशली यूटेरस में होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ से ओव्यूलेशंस हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन जैसे बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो एंडोमेट्रियम और जूसी बन रहा है और सिक्रेटरी बन रहा है, वहाँ पे और ग्लैंड्स का फॉर्मेशंस हो रहे हैं और फिर LH का रेशियो है वो अभी इंक्रीज ही हो रहा है। फिर जो ओवम है वो आपका ट्यूब में आ चुका है। अब जैसे ओवम ट्यूब में आता है तो फिर वो इंतजार करता है कि अब स्पर्म आएगा। अब आप संभोग करते हैं, अगर इस दौरान डे 14 पे अगर आप अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है या नॉर्मल सेक्स करते हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान जो स्पर्म है वो सीधे जाके फ्यूज हो सकता है, फर्टिलाइज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको रोकना चाहिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए तो भूल करके आपका जो स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म होता है वो आपको 3 दिन तक सर्वाइव करता है, लेकिन फीमेल का जो ओवा होता है वो आपको 24 to 48 आवर्स ही सर्वाइव करता है, यानी कि 1 से 2 दिन तक। ये सारा जो खेल है ये ओवा ट्यूब में इंतजार करता है वहाँ पे कि स्पर्म अब आएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा। जैसे फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा तो फिर वो वहाँ पे उनका फ्यूज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल का डिवीजन होता है। 2 दिन तक वो वहाँ इंतजार करता है, लेकिन इन केस अगर कोई स्पर्म नहीं आता है, कोई भी इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, इस दौरान आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे साइलेंटली डेथ कर जाता है ओवम। याद रखिएगा, ओवम जो पीरियड्स के दौरान आते हैं निकल करके वो उसमें ओवम का मात्रा नहीं होता है, ओवा वहाँ पे एग नहीं आता है। जैसे साइलेंटली जो होता है एक किलर कहा जा सकता है कि कोई साइलेंटली किलर है, बिना बताए चुपके से मार के चला जाता है, तो उस तरह से ओवम साइलेंटली डेथ कर जाता है ट्यूब के अंदर। और जैसे वो डिजनरेट करना स्टार्ट होता है फिर वहाँ पे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आते हैं और उसको इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं और फिर वहाँ से उसको साफ कर देते हैं। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन बन रहे थे कॉर्पस लुटियम की वजह से,
जो कि ओवरी के अंदर था, कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरोन का डेवलपमेंट कर रहा था, वो अभी भी बनना स्टार्ट होता है। और ये जो ओवम था, ट्यूब के अंदर था, ये इतना साइलेंटली डेथ हो जाता है और ये मैसेज भी नहीं पहुंचाता है कि कॉर्पस लुटियम को कि भाई अब तू प्रोजेस्टेरोन को बंद कर दे बनाना। तो अप्रॉक्स जो कॉर्पस लुटियम है वो आपको 10 से 12 दिन तक सर्वाइव करता है। 10 से 12 दिन सर्वाइव करने का मतलब 10 से 12 दिन तक आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज रहेगा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन उस दौरान बढ़ना स्टार्ट होगा, बनते रहेगा। ये सारी बनने की प्रक्रियाएं क्यों हो रही है कि फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन जैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पे अकॉर होगा तो वो आकर के इम्प्लांट होगा, ताकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही इंडोमेट्रियम का जो लेयर है, जो इंडोमेट्रियम जो जितना सिक्रेटरी बन रहा है, जूसी बन रहा है, वहाँ पे वास्कुलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही है। तो 10 से 12 दिन तक इंक्रीज करता है। फिर देखता है कि इसका जब टाइम धीरे धीरे समाप्त होने वाला होता है, इंडोमेट्रियम धीरे धीरे फिर अपना निराश होने लगता है। बॉडी को फिर एक संदेश जाता है, हाइपोथैलेमस फिर उसको देखता है कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो भी एलएच के जो रेशियो है उसको कम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे एलएच कम हुआ तो एलएच सीधे कॉर्पस लुटियम पे काम कर रहा था, यानी कि ओवरी पे काम कर रहा था और प्रोजेस्टेरोन बना रहा था। तो जैसे एलएच बॉडी में कम होना स्टार्ट होता है, ऑलरेडी एस्ट्रोजन का लेवल कम ही है और एलएच भी कम हो रहा है, तो फिर उसके वजह से फिर प्रोजेस्टेरोन बनना रुक जाता है। और वो प्रोजेस्टेरोन जैसे बनना रुक हो जाता है तो फिर इंडोमेट्रियम पे नहीं जाता है, यूटेरस पे नहीं जाता है, और वो इंडोमेट्रियम के पार्ट को नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ के ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है, नेक्रोसिस इस्केमिक हो जाता है, और फिर वहाँ पे बहुत सारा और चीज़ें वहाँ पे जो है, वो जो सेल्स हैं इंडोमेट्रियम का जो नया नया प्रोलिफरेट होकर बना हुआ है वो डिजनरेट करना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे वास्कुलाइजेशन डिक्रीज हो जाता है, वहाँ पे नरिशमेंट और न्यूट्रिशन डिक्रीज हो जाता है। फिर ये जितने भी प्रक्रियाएं बंद होता है और फिर इंडोमेट्रियम यहाँ से झड़ना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे इस्केमिक पार्ट इंडोमेट्रियम उससे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से निकालना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि महिला के जो पीरियड्स आते हैं उसके दौरान पेन से वहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स महसूस की होंगी कि उनको पेन होता है, और बहुत सारे महिलाओं को कम दर्द होता है, बहुत सारे महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्पेशली ये जो कारण है, जैसे ओव्यूलेशन डे 14 पे ओवरी से जो ओवा निकलता है उस दौरान वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है बॉडी से, और वो वहाँ पे यूटेरस में आकर के डिपॉजिट हो जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जब तक नरिशमेंट और न्यूट्रिशंस और वास्कुलाइजेशन इंक्रीज था यूटेरस के अंदर तब तक कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन टोटली डिक्रीज हो जाता है, तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होता है, सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और जो ब्लड्स आते हैं वो इंडोमेट्रियम के जो वेसल्स थे जो सप्लाई कर रहे थे उसको, वो वहाँ से टूट जाते हैं, और पूरे तरह से टूटने की वजह से वहाँ पे फिर ब्लड का फ्लो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके वजह से ही ब्लीडिंग आता है। और उसके साथ साथ इंडोमेट्रियम के जितने भी सेल हैं, जो लेयर्स, जो 1 और 2 एक्स्ट्रा जो लेयर्स बने हुए थे वो झड़ना स्टार्ट होते हैं, और उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से वहाँ पे दर्द होता है, और ब्लड के रप्चर होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। तो ये तो सारी प्रक्रियाएं थी कि डे 1 से लेकर डे 28 तक फिर ये सारी चीज़ निकल गई। लेकिन फिर बॉडी को लगता है, हाइपोथैलेमस को लगता है कि जिस दिन ब्लीडिंग हो गया, फिर लगता है कि कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। बॉडी फिर उसको मनाता है, हाइपोथैलेमस फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार हम फिर तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ के लिए बॉडी में फिर वही प्रक्रियाएं चलता है। फिर हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर FSH निकलता है। फिर जैसे FSH आता है, बॉडी और ओवरी मिल करके उसको सेलेक्ट, ओवा को जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स है फिर उसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो प्राइमरी फॉलिकल में जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में जाते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में जाने से पहले फिर FSH का रोल होता है। FSH आता है, फिर उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स में जाते हैं, फिर डे 14 हो जाता है, फिर LH आता है, फिर वहाँ से रप्चर होता है। ऐसे ही प्रक्रियाएं चलती रहती है। इन केस अगर इस जो डे 14 के दौरान 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ और 2 दिन पहले, यानी कि मेल का जो स्पर्म में 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, तो 14 से 3 दिन निकाले, यानी कि डे 11 पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है स्पर्म। तो 3 दिन तक सर्वाइव करेगा तो वहाँ पे जो ओवम निकलेगा 14 डे पे, तो वो वहाँ पे फ्यूज कर सकता है। और मान लीजिए
3 दिन और बाद ले लीजिए। फीमेल का जो ओवा है वो 2 दिन तक सर्वाइव करता है, यानी कि 48 घंटे तक सर्वाइव करता है। तो 14th डे पे निकला और आप 2 दिन और उसमें ऐड कर दिया, यानी कि 16th डे। तो अगर आप 16 डे भी कर रहे हैं इंटरकॉर्स तो वहाँ पे भी 90 से 95% चांसेस हैं कि वो नेचुरल तरह से प्रेगनेंसी कोज कर सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो रेगुलेट हो सकता है या पैथोलॉजिकल हो सकता है, या बहुत ऐसे भी कारण और कॉजेस हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकता है, या प्रेगनेंसी नहीं हो, या इम्प्लांटेशन नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, अगर हो भी जाए तो फिर वहाँ पर अटैचमेंट नहीं हो। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर डे 14 से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि एक वीक जो पीरियड्स आते हैं उसके बीच में से एक वीक अगर आप रखते हैं आगे और पीछे को जोड़ करके, तो इस दौरान में 95% चांसेस है कि आप प्रेगनेंसी कोज कर जाइएगा, प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक सेफ पीरियड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि आपका जो स्पर्म है, बहुत सारे जो यूट्यूब्स में वीडियो भी देखा हुआ था, या बहुत सारे ये बताते हैं कि स्पर्म स्पेशली 5 डेज तक सर्वाइव करता है, 6 डेज तक सर्वाइव करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पर्म मेनली 3 डेज तक सर्वाइव करता है और ओवम जो है वो ओनली 48 आवर्स यानी कि 2 डेज तक ही सर्वाइव करता है। तो जो पीरियड्स आ रहे हैं, अगर फीमेल राजी है, फीमेल को कोई दिक्कत नहीं है, वो सहमत हैं, तो आप पीरियड्स के 1-2 दिन के बाद जबकि ब्लीडिंग डिक्रीज हो जा रहा है उस वक्त आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। उस वक्त तक कोई दिक्कत नहीं है, एक सेफ टाइम है। पीरियड आने से कुछ दिन पहले आप कर सकते हैं, 1 हफ्ता पहले से ही आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओवम होगा नहीं। जब ओवम और होगा नहीं तो स्पर्म का कोई काम नहीं होगा। सेकेंड चीज़, इसमें जो आप इंटरकोर्स करते हैं तो जो ईस्ट्रोजन होता है, जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है डे 14 पे, तो जो सर्विक्स होता है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। वो पतला इसलिए होता है कि यहाँ से स्पर्म का जो एंट्री है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि स्पर्म तेज़ी से जाए और वहाँ पे गेमेट के साथ फॉर्मेशन बना दे, फर्टिलाइजेशन ऑकर हो जाए। लेकिन जैसे ओव्यूलेशन खत्म होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और ओवम का जब डेथ हो जाता है, तो फिर ये सर्विक्स है, ये म्यूकस इसका बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। यानी कि मोर्टेलिटी जो स्पर्म का है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मोर्टेलिटी कम होगा, यानी कि आप जो स्पर्म इजैकुलेट कर रहे हैं उसमें से बहुत कम ही आगे जाएगा। और आफ्टर ऑल जो ओवा है वो तो डेथ कर गया है, वो तो उसको माइक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स को खा करके इंगल्फ कर गए हैं। तो ऐसे गलत धारणा में मत रहिए कि किस टाइम आपको इंटरकोर्स करना चाहिए, तो आप किसी भी दिन करें तो ऐसे आप प्रेगनेंसी कोज कर देंगे, आप प्रेगनेंसी अकॉर कर देंगे। तो ये सब थोड़ा सा गलत धारणा है। मैं ये टोटल जो प्रक्रियाएं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल फीमेल के लिए बता रहा हूँ, एक हेल्दी फीमेल के लिए जिसका पीरियड एकदम रेगुलर हो, जो कि अगर महीना के 28 दिन पे आता है पीरियड, यानी कि हर महीना के 28 डे पे अगर उसका पीरियड आता है तो 28 डे पे आएगा। यानी कि आप नीचे से काउंट कीजिए 14 डे, डिक्रीज कीजिए नीचे से। अगर किसी महिला का पीरियड मान लीजिए 30 डे पे आता है तो आप माइनस पीछे से कीजिए 14 डे, यानी कि 16 डे पे उसका ओव्यूलेशन होगा। अगर किसी महिला का पीरियड 32 डे पे आ रहा है तो उसका ओव्यूलेशन 18th डे पे होगा। यानी कि 14 डे पीछे से काउंट कीजिए, नहीं कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड आया है उसके आगे से काउंट कीजिए। आगे से काउंट कीजिएगा तो ओव्यूलेशन का डेट्स जो है वो डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन जैसे होता है उसके 10 से 12 दिन तक ही जो कॉर्पस लुटियम है वो प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, वो वहाँ पे बनाता है और वो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम पे काम करता है। 12 दिन के बाद जैसे एलएस का सर्च जो इंक्रीज हुआ था वो जैसे डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, फिर वहाँ पे 1 दिन से 2 दिन टाइम लगते हैं उस एंडोमेट्रियम के नेक्रोसिस होने के लिए और फिर वहाँ से डिजेनरेटिव पार्ट को बाहर आने के लिए। तो ऐसे हम पीछे से काउंट करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर एरिया अमाउंट रहे और हम ताकि हम यहाँ से महसूस कर सकें कि किस डे पे अगर हम प्रेगनेंसी चाहते हैं और इस दौरान हम इंटरकोर्स कर रहे हैं तो हमारा प्रेगनेंसी ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे फीमेल को जब भी ओव्यूलेशन होता है तो हल्का सा पेन महसूस होता भी है, तो ये एक नॉर्मल है। बहुत सारे फीमेल को पेन महसूस नहीं होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर महिला के अंदर ओव्यूलेशन के टाइम में यानी कि 14th डे पे जब ओव्यूलेशन ओवरी से ओवा निकल रहा होता है तो वहाँ पेन हो। अगर पेन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल नहीं है। लेकिन इसमें पैथोलॉजिकल की बात यह है कि अगर आपका जो ब्लड का रेशियो है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बात करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि किस केसेस में स्पेशली आपको ऐसा लगे कि आपका पैथोलॉजिकल ये कंडीशन है और आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। तो नंबर 1 जो पॉइंट है कि अगर आपका पीरियड 21 दिन से पहले आ रहा है तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है। अगर आपका पीरियड जो है वो 35 दिन के बाद आ रहा है तो ये भी एक
एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है, पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है। तो इस केस में आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपका पीरियड रेगुलर आ रहा है, कोई भी उसमें इंटरवल नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका पीरियड आ रहा है महीना, मान लीजिए 28 तारीख को पीरियड आ रहा है, उसके बीच में कभी भी स्पॉटिंग हो जा रहा है, कभी भी ब्लीडिंग हो जा रहा है, मान लीजिए 5 दिन पर, हर 5 दिन पर ब्लीडिंग हो जा रहा है, हर 5 दिन पर स्पॉटिंग हो जा रहा है, तो ये एक रिस्क हो सकता है कि आपके अंदर कैंसर डेवलप हो गया हो सकता है यूट्रियन के अंदर कैंसर हो, ओवरी के अंदर कैंसर हो, सर्विक्स के अंदर कैंसर हो, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है। तो फीमेल को इससे जैसे कोई भी ऐसे समस्याएं दिखे तो उन्हें एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट जरूर करना चाहिए, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। सेकेंड, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो ब्लड का पीरियड के दौरान जो निकलता है वो आपको 30 ml से 70 ml या 80 ml के आसपास लिया जाता है। तो अगर फीमेल के अब जो ब्लड लॉस हो रहा है पीरियड के दौरान, जो कि नॉर्मल जो पीरियड होना चाहिए वो 2 से 5 दिन के तक जो ब्लीडिंग कॉज होता है वो होता है। तो अगर 5 दिन से ज़्यादा किसी फीमेल का ब्लीडिंग हो रहा है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, अगर इस रेंज में ब्लीडिंग ऑकर हो रहा है और उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि जो उसका नॉर्मल रेंज आना चाहिए 70 ml 80 ml तक, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, 100 ml से पार हो गया है, तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है कि वहाँ पे PID का इन्फेक्शन हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है वेजिनाइटिस हो, सर्वाइटिस हो, बहुत सारे ऐसे कॉजेस हो सकते हैं फीमेल के अंदर में जो कि एक पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो इस केस में आपको एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसा फीमेल का जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं जिसके वजह से पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो सबसे देखिए बड़ी इसमें चीज़ है कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा तनाव रखती हैं अपने शरीर पे। तो जितने भी ये एक्टिविटीज़ जो रेगुलेट होता है वो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। मूड आपका कैसा हो, स्विंग कर रहा है नहीं कर रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, चाहे जितने भी एक्टिविटीज़ आपके शरीर में बदलाव होते हैं वो सारे के सारे आपको हाइपोथैलेमस से रेगुलेट करता है। तो जो हाइपोथैलेमस अगर मान लीजिए वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ तो वो वहाँ से सही अमाउंट में और सही टाइम पर जो वहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो नहीं निकाल पाएगा, फिर पिट्यूटरी पे नहीं आएगा, पिट्यूटरी पे लेट आ जाएगा या पहले आ जाएगा। तो जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड या एंजाइटी रिलेटेड चेंजेस आपके बॉडी में अगर होने वाले होते हैं तो उसके वजह से फिर आपके सीधे असर पीरियड में पड़ता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें जो पीरियड का जो सबसे मस्त और सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाला होता है वो आपको हाइपोथैलेमस ही होता है। हाइपोथैलेमस से ही सब कुछ रेगुलेट होकर के आता है। तो फिर बॉडी में फीमेल के जो यूटेरस है, ओवरी है, फॉलोपियन ट्यूब है, इंडोमेट्रियम है, चाहे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सारा खेल तो हाइपोथैलेमस का ही है क्योंकि हाइपोथैलेमस ही इसको रेगुलेट कर रहा है। तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो हाइपोथैलेमस उससे डिस्टर्ब होगा, तो उसका उतना जो काम करने के अट्रैक्शन है वो डिस्टर्ब होना, इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट होगा वो सीधे असर आपके पीरियड पे पड़ेगा। तो पीरियड या तो पहले आ जाएगा, बाद में आ सकता है, नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल होगा, ज़्यादा लॉस होगा ब्लड का, कम लॉस होगा, तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। सेकेंड है कि अपने डाइट प्लान, अगर आप हेल्दी डाइट प्लान करके रखते हैं तो आपका पीरियड नॉर्मल आता है। मोस्टली जो फीमेल्स हैं हमारे इंडिया में जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, उनका जो डाइटिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही वीक है। वो उतना भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस को गेन नहीं करती हैं, जिसके वजह से पीरियड के साथ साथ और भी बहुत सारे माल न्यूट्रिशंस और माल नरिशमेंट्स का वो शिकार होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो प्रॉपर वे में न्यूट्रिशंस और ख़ास करके प्रोटीन का नहीं लेती हैं अपने शरीर में। हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, हमारे बॉडी को चलाने के लिए हमें ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा? जो हम बाहर से भोजन करेंगे, जो हम बाहर से खाएंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अपने बॉडी में लेते हैं तो वो टूट करके कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज में जाता है। हमारे बॉडी के 3 ऐसे मुख्य ऑर्गन हैं जिनको कंटिन्यूअस मात्रा में ग्लूकोज चाहिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में सब आ जाता है। हमारे ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए ग्लूकोज एक प्रॉपर अमाउंट में, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, एक नॉर्मल रेंज में चाहिए। तो अगर हम ग्लूकोज नहीं लेंगे, यानी कि जो हम बाहर से फूड नहीं लेंगे, नरिशमेंट हम नहीं लेंगे अपने शरीर में, अपने शरीर को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से नहीं देंगे, तो ये थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशंस और सफिशिएंट
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब का लेवल आप डिक्रीज़ कर रहे हैं अपने बॉडी में, तो फिर इसकी वजह से आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा, फिर हाइपोथैलेमस को इफेक्ट होगा, फिर हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो डिसबैलेंस होना स्टार्ट रहेगा, वो सही तरह से काम नहीं करेगा, तो फिर ये कहीं ना कहीं आकर के आपके पीरियड पे ही असर होता है। तो सारा चीज़ का जो मैक्सिमम जो सोर्स है, जो जहाँ सब कुछ वहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो आपका हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ से हर चीज़ रेगुलेट होता है फीमेल के बॉडी में, तो उसके वजह से ही ये सारी चीज़ कंट्रोल में है। तो हर महिला को चाहिए कि एक प्रॉपर वे में भोजन करने के लिए, एक बढ़िया अमाउंट में न्यूट्रिशन लेने के लिए, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जा करके उससे कोई परेशानी ना हो और उसका पीरियड एक नॉर्मल रहे। महिला के अंदर पीरियड नॉर्मल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर एब नॉर्मल है तो आपको एक बार डॉक्टर के पास विजिट जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी नया टॉपिक के बारे में और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो अगर आपको ये पीरियड्स के रिलेटेड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं महिलाओं के अंदर और क्या क्या बदलाव थे इस के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, अगर आपको लगा हो कि नॉलेजेबल था वीडियो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर महिला को सेंड कीजिए, हर उस अपने दोस्तों को, यारों को, या जिसे भी आपको अच्छा लगे शेयर कीजिए, ताकि एक बार वो देखे और समझे। और आपको थोड़ा सा एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है, आपको समझना भी चाहिए कैसे कैसे बदलाव हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और क्या क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।